नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मैं हूं आपके साथ होरितान। नजर डालता आज के खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक और मोर्चे का गठन हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 दलों को मिलाकर नए मोर्चे का गठन किया है। मोर्चे की तरफ से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई बार मोर्चा का गठन हुआ, लेकिन चुनाव आते आते मोर्चे खुद ही बिखर जाते हैं। तो आइए सुनिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक पहले नंबर पर है, जहां नित्य प्रति बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं, कर रही है, कानून व्यवस्था हो चुकी है। इसके साथ ही साथ गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज नाम पर श्रम का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी हाईली क्वालिफाइड नौजवान दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। वहीं पर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। यानी इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे 80 करोड़ लोगों के सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं। वो अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को 9 दलों के साथ लेकर गठित किए गए इस मोर्चे के ऐलान के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौजूद सरकार पर हमलावर होकर यूपी की कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि जनता के सिर्फ 5 किलो फ्री राशन पर ही छोड़ दिया गया है। युवा बेरोजगारी से परेशान है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है। जाति विशेष के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। इसी कारण जनता की कसौटी पर उतारने और उनके हित में काम करने के लिए अब 9 पार्टियों को मिलाकर हमने लोक मोर्चा का गठन किया है। टिकट वितरण सवाल पर कहा, सदस्यों के लिए हिस्सेदारी आधारित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बिंदु निर्धारित किए जाएंगे, जिसके आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। आगे और विस्तार से जानेंगे। पाने वाले के बावजूद भी शेड्यूल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा। साथ ही साथ परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र और एडवोकेट की जिंदा
के बाद अभी तक कोई लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर दिखाना शुरू कर दिए हैं। कौशाम्बी में 8 वर्षीय पाल समाज की बालिका के साथ जेल भेजा जाता है। खा लेता है, उसकी मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के नज़दीकी वन ग्राम दोराखो में सोमवार शाम अचानक आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। करीब 2 मिनट तक चली आंधी ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर पड़े, जिससे रास्ते बंद हो गए और बिजली के खंभे गिरने से पूरे गांव अंधेरे में डूब गया। तेज हवाओं से कई मकानों की छतें उड़ गई। वहीं सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की छतों को भी नुकसान पहुंचा है। मुर्गी पालन केंद्र और वन विभाग की नर्सरी भी पूरी तरह तहस नहस हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोगों के कच्चे मकानों की पूरी छतें उड़ गई, जिससे उन्हें खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे में कई घंटों बाद भी कोई भी अधिकारी या सर्वे टीम गांव नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। हालांकि गनीमत रही कि इस भयावह आंधी में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। प्रभावित ग्रामीणों को अब शासन की राहत का इंतजार है। तो आइए सुनिए। सर, गांव का नाम धाराको है, ये जिला बैतूल से अटैच है। ऐसा अचानक ही तूफान, क्योंकि अपने टीवी में देखा था उसको कि यार 12 को आने वाली, 11 को आने वाली, लेकिन ऐसा आप समझ में नहीं आया उसके 5 मिनट में क्या हो गया साहब। पूरी तेज नहीं हो गई, पूरे मकान ऐसे ढह गए कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही हुआ है, कि पूरा प्रकोप यहीं पे पड़ गया है। पूरे गांव के लोग ऐसे तितर बितर हो गए थे, बच्चे कहीं दब रहे हैं तो कोई जानवर कहीं, किसी की सीटें उड़ रही है, तो मतलब अलग ही टाइप का हादसा हुआ है सब। लेकिन क्या हुआ, टाइम भी ज़्यादा नहीं रहा, कोई यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी और ये पूरे खम्भे वम्भे से लेके पूरा तहस ने, पूरे रोड जाम है सब, पूरी आवागमन। रात को पूरे लोग परेशान हुए 24 घंटा, कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं कैसा हो गया है। अभी तक किसी अधिकारी या की सूचना मिली जी आपने? सर अब देखो, सारी जानकारियाँ तो जहाँ जहाँ जैसे हमारे से पहुँच पाई वैसे करे हैं, कुछ लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन ऐसा मेन बाइट नहीं बन पाई कि अपन कहीं पे अपन बोल सकें कि ऐसा हो चुका है। सर अब हर जगह अलग अलग से जानकारियाँ आती रहती है, लेकिन वास्तविक यहाँ का कुछ अलग ही मंजर है सब। कई घरों पे पेड़ भी गिरे हैं, 2-3 मकान है सब। कुछ मकानों के तो छत ही उड़ गए, अभी उठा के ला रहे, सुबह से सीट उठा के कम से कम 1 किलोमीटर सीट उठा के ला रहे अपने सर पे रख के, कहाँ से हो समझ में नहीं आया सर। क्या ये सब लोगों को पहली बार देखने को आया मिला? सर अब मेरी लाइफ में तो पहली बार कम से कम 34 की इमेज ये आयु हो गई मेरी, मतलब कभी देखा ही नहीं ना, सोचा ही नहीं, दिमाग में नहीं। टीवी पे देखा था कि वहाँ पे केदार में ये हो रहा, वहाँ पे ये हो रहा, पर धारा को मैं पहली बार सर ये हो रहा है, समझ में ही नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? सर वही चाहें कि थोड़ा सा देखे कि लोगों की क्या परेशानी। अब अपना मक्का का समय आ गया, किसान इधर काम करेगा कि मकान पे ध्यान देगा कि परिवार का देखेगा, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा, मतलब दिमाग से बाहर हो गया सर। और इतने पैसे भी नहीं, सब रोजगार वाले यहाँ पे, क्या करेंगे, पल्ले नहीं पड़ रहा है। ग्राम धाराको है ये। यहाँ पे 1 मिनट के लिए इतना बुरा आंधी तूफान आया कि पूरी जान की बाजी लग गई। यहाँ बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हम, और पूरा घर का पूरा नुकसान हो गया, टूट फूट गया पूरा। कितने बजे की बात होगी? ये 4 बजे की बात है। क्या क्या नुकसान हुआ है? पूरा घर कुछ भी नहीं बचा, पूरी सीट वीट टूट फूट गई, राशन पानी सब गीला हो गया, कपड़े नहीं पहनने के लिए पूरे कपड़े फट फूट गए, हवा में उड़ गए पूरे, कुछ भी नहीं बचा, सब नुकसान हो गया। किसी को शरीर पे चोट वगैरह तो ऐसे कुछ तो नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया, सिर्फ मेरी बड़ी वाली बेटी को थोड़ी सी लगी है, नहीं तो बच गए, बस जान बच गई उनकी। आपने पहली बार देखा होगा ऐसा? जी सर, पहली बार देखा ये सब। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? शासन से इतनी चाहते कि थोड़ी सी हमारी मदद मिल जाए हमको, कि अभी बरसात लगने वाली है,
इतने में हमसे हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। थोड़ी बहुत अगर कोई मदद मिल जाए प्रशासन से तो अच्छा है। अभी कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आया है देखने जी के कोई लिए? भी नहीं आया अभी तक। उत्तर प्रदेश के जनपद में नहीं थम रहा बैंकॉक। चोरों का आतंक। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की नकदी सहित कीमती जेवरात किए पार। पारिवारिक कार्यक्रम के चलते था घर से बाहर। अज्ञात चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की तोड़े और डीवीआर भी ले उठा। 7 मकान मालिक ने पुलिस को दी लिखित तहरीर। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। तो आइए देखिए। मोहम्मद सलमान। ये मोहल्ला कौन सा है? प्रेमनगर दक्षिण। क्या हुआ है? कल रात में करीब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी गई तो 2:43 पर निकले हैं घर से दो लड़के। क्या मतलब क्या घटना क्या घटी पूरी बता दो। घटना चोरी हुई है कल रात में। आप लोग घर में थे? नहीं घर में नहीं। खाली पड़ा था? हाँ खाली पड़ा। कहाँ गए थे आप लोग? लहरपुर। काहे में? क्यों गए थे? मामू घर पे एंगेजमेंट शादी थी, एंगेजमेंट थी। तो कितना लगभग गया है सौदा? लगभग सोना हुआ ये फिर 15-16 तोला और कैश जो है 5.5 लाख रुपये। 2.5 लाख इस वाले कमरे 3 लाख उस वाले कमरे। ये वाला घर ये वाला कमरा किसका है? ये हमारा। और वो वाला? मम्मी पापा। अच्छा भाई भाभी है कोई? नहीं भाई है, छोटा भाई। पुलिस को सूचना दी? हाँ सूचना। उत्तर प्रदेश बलिया से, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बलिया में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुफ्त में राशन से लेकर माचिस तक देने के सवाल पर जताया फक्र। कहा, मुझे गर्व है, देश के विकास कर रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए पर भी दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी में 24 पद मुलायम सिंह के परिवार के लिए आरक्षित है। पहले वहां पार्टी में पीडीए लाए और अखिलेश यादव पहले अपने पार्टी के संविधान में लिखे कि भविष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद मुलायम सिंह के परिवार के अलावा बाहर का भी कोई दूसरा बन सकता है। आइए सुनिए। अखिलेश यादव जी अपने पार्टी में जो लोकतंत्र जिस तरह से बना के रखना चाहते हैं वही उनको सब में दिखता है। पूरी पार्टी जो है एक परिवार में सिमट के रह गई है। 1 से लेकर के 2 दर्जन तक का जो पद है वो एक ही परिवार में है। उस पार्टी में किसी को आगे बढ़ना है तो 25वें नंबर से शुरू करेगा, वो 24 नंबर तक रिजर्व है। और वो पीडीए बात करते हैं। पहले तो अपने पार्टी में पीडीए लाए हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के परिवार के छोड़ के कोई बन सकता है, इसको संविधान में लिखें, अपने पार्टी के संविधान में लिखें कि भविष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी मुलायम सिंह जी के परिवार का बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है, या इस समाजवादी पार्टी में कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कोई नाम प्रस्तावित होगा वो मुलायम सिंह जी के परिवार के बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। उसके बाद ये पीडीए की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्हीं के समाज का एक सामान्य कार्यकर्ता, भाजपा का विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन सिंह यादव आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। आज हमारे सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया के नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले के बेटा आज इतना बड़ा नेता बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू एक सामान्य परिवार में एक छोटे काम करके देश की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त कर सकती हैं। या क्या कभी समाजवादी पार्टी में कोई महिला सोच सकती है?
तो पहले अपने पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएं, तब जो है देश और दूसरी पार्टियों के बारे में टिप्पणी करें। इधर गौतमपुर में बच्ची से रेप करने वाले रेपिस्ट का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। मासूम बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी में कुल्लू को पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में मारी गोली। दुष्कर्म का आरोपी कुल्लू 24 घंटे से चल रहा था फरार। कानपुर के घटमपुर में 6 साल के मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी कुल्लू उर्फ शिवम को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। 24 घंटे से फरार कुल्लू ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में 2 गोलियां लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे सुनिए। दिनांक 10/6/2025 को समय लगभग 5:30 बजे कस्बा घाटमपुर के जवाहर नगर मोहल्ले में एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी शिवम उर्फ कल्लू सचा ने दुष्कर्म किया और उसके सर पर ईंट से प्रहार करके उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी। लड़की को उसके बाद CSC हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां से उसको हैलेट हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था और इसमें एक FIR परिजनों की तरफ से थाना घाटमपुर पे दर्ज हुई थी। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें 3 टीमें शुरू से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी और हमारा कॉम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन लगातार इसमें जारी था। चूँकि परिजनों द्वारा बताया गया था कि अभियुक्त के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वह दूर नहीं जा सकता, इसलिए हमने लोकल एरिया में अपना कॉम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन जारी रखा था एवं उसकी गिरफ्तारी के लिए ACP घाटमपुर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर घाटमपुर SO सजेती एवं सर्किल के अन्य थानों को लगाया गया था। आज रात्रि में रामसारी चौराहे से जो हमारी पुरानी शुगर मिल की तरफ जो सड़क जा रही है, इसके आसपास हमारी एक टीम सर्च कर रही थी। इसी बीच मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि जो अभियुक्त उस घटना में शामिल था वो इस जंगल के आसपास कहीं छुपा है। जब हमारी टीमें सर्च के लिए आगे आई तो उस अभियुक्त ने पुलिस टीम पे फायर किया और उसने 2 फायर किए, जिसमें से एक फायर जो है इंस्पेक्टर घाटमपुर के जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर भी लगा है। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सिखलाए हुए तरीके से कार्रवाई की, जिसमें उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने उस घटना में होना स्वीकार किया। उसने अपना नाम शिवम उर्फ कल्लू सचान पुत्र शिवचंद सचान, जो जवाहर नगर थाना घाटमपुर का रहने वाला है और मूल रूप से बेहुटा गांव का रहने वाला है। इस प्रकार से उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मानवाधिकार के निर्देशों का पालन करते हुए उसको उचित इलाज हेतु CSC घाटमपुर भेजा गया है। और चूँकि ये घटना बहुत गंभीर प्रकृति की थी और इस क्षेत्र में एक भय एवं आक्रोश का भी माहौल था, अभियुक्त की गिरफ्तारी से इससे अभियुक्तों में एक भय व्याप्त होगा और हम आशा करते हैं कि क्षेत्र में अपराधों में पर्याप्त कमी आएगी। खबर यूपी के बलिया के न्यायालय परिसर में वकीलों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें लगभग आधा दर्जन अधिवक्ता घायल हो गए हैं, जिसके बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं इस मारपीट में घायल अधिवक्ता अनुराग रंजन का आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर विपक्षी अधिवक्ताओं के साथ कुछ बाहरी लोगों ने न्यायालय परिसर में घुसकर हम लोगों की जमकर पिटाई किया है। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 5 अधिवक्ता आए हैं, उनका इलाज चल रहा है और इस मामले की पुलिस कर रही है जांच। आगे सुनिए। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, EMO जिला चिकित्सालय बलिया। अच्छा सर, कितने मरीज घायल लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या स्थिति है? 5 मरीज आए हैं और सब कहा जा रहा है कि कोर्ट में शायद झगड़ा हुआ है और 5 मरीज आए हैं और सबकी कंडीशन अभी ऑब्जर्वेशन में है। सर्जन साहब देख रहे हैं उनको। तो क्या CT स्कैन वगैरह भी हो रहा है? हाँ, CT स्कैन हो रहा है उन लोग का, सबका वहाँ CT स्कैन के लिए गए हुए हैं। अनुराग रंजन नाम है, मैं एडवोकेट सिविल कोर्ट बलिया में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है?
हमारे बस्ते के ही समीप 3-4 अधिवक्ता हैं, जैसे कि कौशल सिंह, हरिवंश सिंह, अखिलेश सिंह और श्री राम सिंह। ये लोग जो है क्या एकाएक कोई बाहरी लोगों को लेकर 40-50 लोगों को हमारे बस्ते पे हमला कर दिए, वहाँ कचहरी सिविल कोर्ट कंपाउंड के अंदर, और जान से मारने की कोशिश की हम लोग को, जिसमें हमारे सीनियर एडवोकेट रामजी राय, जिनकी उम्र 73-74 बरस है, मैं अनुराग रंजन सिंह, साथी अधिवक्ता अभिषेक सिंह, साथी अधिवक्ता अविनाश, और भी कोई लोग घायल हुए हैं। किस बात को लेकर विवाद था आप लोगों के बीच? किस बात को लेकर? विवाद कुछ नहीं था। चुनाव को मुझे लगता है कि चुनाव में हम लोग वोट को लेकर उनको कुछ बुरा लगा होगा कि हम लोग एंटी पार्टी जो है कि वोट दिए हम लोग देवेंद्र मिश्र को, इसी वजह से उन लोग हो सकता है कि नाराज हों हम लोग से और इस तरह का कृत्य किए हैं वो लोग। किसी से हमला किया? लाठी डंडे हथियार से। वो लोग शैलेश सिंह की तरफ थे, हम लोग जो है कि देवेंद्र मिश्र की तरफ थे, तो थोड़ा सा ठाकुरवादी वो लोग हार गए चुनाव। इस नियत से वो लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोग कचहरी में बैठे प्रैक्टिस करें, वो ठाकुरवादी किस्म के लोग हैं, तो यही थोड़ा सा हम लोग को 5-6 लोगों को चोटें आई हैं। मैंने बताया जैसे कि हमारे सीनियर एडवोकेट रामजी राय, जिनकी उम्र 73-74 बरस है, वो उनको चोट आई है, मुझे आई है, साथी अधिवक्ता अभिषेक जी को आई है, अविनाश जी को आई है चोटें, विशाल प्रताप सिंह। स्थिति अब 6-7 टाके मुझे लगे हैं, वो गुरुजी हमारे हैं उनको भी 7-8 टाके लगे हैं, वो 73 वर्ष की उम्र है उनकी, और अविनाश जी को भी चोटें लगी हैं चेस्ट वेस्ट में, उनकी भी सीरियस है। अभिषेक जी को चोट रेफर के लिए अभी सीटी स्कैन हो रहे हैं। अगर सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर साहब को लगेगा कि इंटरनल ब्लीडिंग है तो उस हिसाब से अब आगे की जो भी समूह, तो 30-40 लोगों के समूह में वो लोग थे, लेकिन अधिवक्ताओं में सिर्फ 4-5 ही अधिवक्ता थे, जैसा कि मैंने बताया, कौशल सिंह, हरिवंश सिंह, अखिलेश सिंह, राम सिंह, यही 3-4 लोग मुख्य रूप से थे। बाकी सारे जो है कि बाहरी लोग थे, और पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर पाई, जबकि कोर्ट कंपाउंड के अंदर हमला हुआ, इत्मीनान से मारा गया, तोड़ा गया, आधे घंटे तक जमकर बवाल किया गया, जबकि पुलिस कंपाउंड के अंदर मौजूद थी, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाई हम लोगों को। पुलिस की मौजूदगी में हुई? हाँ, पुलिस की मौजूदगी में हुई है। पुलिस हम लोग हॉस्पिटल तक नहीं लेके आ पाई है, हम लोग खुद अपने साधन से हॉस्पिटल लेकर आए हैं खुद। उधर से किसी को चोट नहीं लगी। पुलिस वहाँ मौके वारदात को मुझे नहीं देखी है, हॉस्पिटल जब हम लोग आए हैं, कोर्ट कंपाउंड में वो लोग आधे घंटे 45 मिनट तक कंटिन्यूस मारी किए हैं, पूरा बस्ता उजाड़ दिए, हम लोग को मारे भी। और जो है कि हम लोग वहाँ से दूसरे साथी अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट से जो है कि हॉस्पिटल तक पहुँचे। इस बीच पुलिस नदारद रही, कोई मदद पुलिस के द्वारा नहीं हुई। पूरे ये अधिवक्ताओं के ऊपर जो हमला, मैं क्या मांग करूँगा, खुद अधिवक्ता साथी अब इसका जो जवाब मांगेंगे, पुलिस प्रशासन और जो बाहर से लोग अंदर आए। अब नहीं होना चाहिए, वो ये वकील के बीच की लड़ाई नहीं है, ये बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई है। उसमें 2-3 जो अराजक तत्व मैंने बताया कि जो ठाकुर मानसिकता से जो ग्रसित हैं, जैसे कि हरिवंश सिंह, कौशल सिंह, ये लोग ग्रसित हैं। ये लोग जूनियर्स को देख नहीं सकते हैं कि जैसे कि समझ रहे हैं, और इसीलिए वो लोग हमला किए हैं गंदी नीयत से, जान से मारने की। पुलिस अभी आई हुई थी, आगे की अग्रिम, अभी तो हम लोग अपना पट्टी सट्टी करा रहे हैं, इसके बाद अब आगे की। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।